बच्चों, तो आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में स्थिर विद्युत के अंतर्गत विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा आज का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव की कल्पना करेंगे। तो मान लीजिएगा कि ये हमारा कोई विद्युत द्विध्रुव है। ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आगे ले लिया, प्लस क्यू मैंने बाद में ले लिया। इनको इधर उधर भी कर सकते हैं। तो मान लीजिएगा कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिसको नाम दे रहा हूं मैं ए बी, और विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो है 2a। तो कुल मिलाकर हम ऐसे बोल सकते हैं कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। क्लियर? यानी कि वायु के अलावा यदि किसी माध्यम में रखा है तो उस परावैद्युतांक का मान भी हम यहाँ लिख लेंगे, और यदि वायु में रखा है तो K की वैल्यू 1 हो जाती है। तो जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। देखिए, जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु को विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर रखना है। तो जे इसकी क्या कहलाएगी, अक्ष कहलाएगी। तो इस अक्ष को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर ले रहा हूँ। इसको चाहो तो मैं इधर भी बढ़ा सकता हूँ, इधर भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इधर ही बढ़ा ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसकी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष को मैंने इस डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब इसकी अक्ष पर कोई बिंदु की कल्पना कर रहे हैं कि जे पी बिंदु पर एकांक धनावेश लिया गया है। ठीक है, इस बिंदु पर एकांक धनावेश की हमने कल्पना की है। अब देखिए, इस धनावेश पर प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल कार्य करेगा, यानी कि यह धनावेश इस धनावेश पर एक बल लगाएगा और प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो यह आवेश इस आवेश पर इस डायरेक्शन में बल लगाएगा। ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए, कल हमने वीडियो में पढ़ा था, पिछले वीडियो में, कि एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती हैं। तो इस आवेश पर यह आवेश जितना बल लगाएगा वह बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। क्लियर? और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से मानते हैं। तो इस पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको मैं E1 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे लिख दे रहा हूँ E1। क्लियर? अब देखिए, इस आवेश पर प्लस 1 आवेश पर, इस आवेश पर इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी एक बल कार्य करेगा। यानी यह माइनस क्यू आवेश इस आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि जे ऋण है और जे धन, असमान आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। तो यह आवेश इस आवेश को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, और यह आवेश इस आवेश पर जितना बल लगाएगा वह बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा, क्योंकि एकांक आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो इसके कारण इस पे जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर इस डायरेक्शन में कार्य करेगी। क्लियर? विद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है उसको मैं O नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और मध्य बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है उसको मैं स्मॉल r मान ले रहा हूं। क्लियर? तो इस तरह हमारा ये चित्र तैयार हो जाता है। अब इस चित्र के बारे में हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर एकांक धनावेश लिया गया है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसी बात को मुझे लिखना है। ठीक, तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ।
माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु बिंदु P पर एकांक धनावेश लिया गया है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, तो जी हम थ्योरी लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे जी, हमने जो आवेश लिया है इस आवेश पर एक तो हम बिंदु +q के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे E1, और इसी बिंदु पर इस -q आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे E2। तो पहले तो हम क्या E1 और E2 के मान ज्ञात करेंगे। क्लियर, हम क्या करें, सबसे पहले इस पर +q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो इसी बात को हम लिखेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए जी तीव्रता का फॉर्मूला होता था, इसको मैं लिख ले रहा हूं, मैंने पिछले वीडियो में ड्राइव करवाया था, 1/4πε0 K क्या होता था, माध्यम का परावैद्युता, Q/r²। इसका मतलब होता था कि Q आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए +q आवेश के कारण बिंदु मतलब एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E की जगह तो क्या हो जाएगा E1, ये नियतांक जैसे का जैसा 1/4πε0 के +q आवेश के कारण तीव्रता Q लिखेंगे, चाहे +q के कारण हो चाहे -q के कारण। ये प्लस और माइनस तो सिर्फ यह बताता है कि बल आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण, तो हमें यहाँ पर सिर्फ आवेश का परिमाण लिखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा Q और बटे r²। r क्या होती थी, दूरी होती थी, यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी कहलाएगी, तो BP, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं दूरी का स्क्वायर यानी BP का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी दिशा भी बताना है, तीव्रता की, तो इसकी दिशा किधर होगी, क्योंकि यह आवेश इस आवेश को क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित कर रहा है, तो B से P की तरफ होगी इसकी दिशा, तो यहाँ लिख देना BP दिशा में, मेरे पास जगह कम है थोड़ा सा। ठीक है, फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए E1 बराबर 1/4πε0 के Q बटे BP का मान निकालना है हमें। देखिए BP का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए जो विद्युत द्विध्रुव की टोटल लंबाई कितनी है 2a, जे इसका मध्य बिंदु है तो स्मॉल a जे हो जाएगा, स्मॉल a जे हो जाएगा। क्लियर, हमें ज्ञात करना है मान BP का,
तो देखिए P से लेकर B तक की जो दूरी है वो ऊपर दी है R, मतलब ये दूरी है R। यदि इस दूरी में से हम इतनी दूरी कम कर दें तो ये बच जाएगी। ठीक है, देखिए इस दूरी में से OP दूरी में से OB दूरी कम कर दें तो ये BP बच जाएगा। क्लियर? तो OP दूरी कितनी दी R, और R में से OB दूरी कम कर देंगे, ये स्मॉल ए हो जाएगी, तो R माइनस के स्मॉल ए। तो BP का मान आ जाएगा R माइनस स्मॉल ए, और दूरी पे बढ़ गया तो यहाँ भी वर्ग आ जाएगा, और इसको समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये दिशा बार बार नहीं लिखेंगे। तो ये तो आ गया हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या करेंगे, हम इस माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो जाएगी, इसको मैं E2 नाम दूं, तो E2 बराबर, देखिए उसी फॉर्मूले से क्या होता था, ये होता था ना E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा E2, ये नियतांक जैसे का जैसा। फिर Q लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इसका परिमाण लेना है, उसकी प्रकृति नहीं लेनी है। ठीक है, क्लियर? Q बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देखिए इस आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं और इस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, AP या PA। तो क्या लिख दूंगा, AP, दूरी का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर। अब देखिए यह आवेश इस आवेश को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, आकर्षण बल लगा रहा है। तो डायरेक्शन क्या होगी, P से A की तरफ, जो मैंने पहले ही लगा दिया डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देना PA दिशा में। ठीक, देखिए E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के जैसे का जैसा, Q जैसे का जैसा। AP का मान निकालेंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी AP का मान निकालना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, R, जो ऊपर दिखाई दे रही है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल a, क्योंकि टोटल जी कितनी है 2 है, तो स्मॉल a जे स्मॉल a जे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से यहाँ तक A, तो R प्लस A हो जाएगा। तो दूरी का स्क्वायर यानी R प्लस A का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारे इस बिंदु P पर दो तीव्रताएं काम कर रही हैं, एक तो E1 और एक E2। E1 इस डायरेक्शन में कार्य कर रही है और E2 इस डायरेक्शन में। तो इस पर परिणामी तीव्रता कितना काम कर रही है, तो यदि दोनों तीव्रता एक ही डायरेक्शन में कार्य करती तो इस बिंदु पर परिणामी हम निकालते दोनों तीव्रताओं को जोड़कर। लेकिन इस बिंदु पर दोनों तीव्रताएं विपरीत डायरेक्शन में कार्य कर रही हैं, तो इसका परिणामी क्या कैसे निकालेंगे, अधिक तीव्रता में से कम तीव्रता को घटा देंगे। ठीक है, तो अधिक में से कम को घटाना है। अब इसमें से अधिक कौन सा, E1 का मान अधिक है या E2 का मान अधिक है। तो पहले तो हमें ये पता लगाना है कि E1 अधिक है या E2 अधिक है। तो देखिए जी जो फॉर्मूला है यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि जी E जो है वो दूरी पर डिपेंड करता है, तीव्रता जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि जी R का मान अर्थात तो दूरी ज़्यादा होगी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी अधिक होगी तो तीव्रता का मान कम होगा, और यदि ये दूरी कम होगी तो तीव्रता का मान अधिक होगा, क्योंकि E और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो देखिए इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो कम है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अधिक है, तो इन दोनों आवेशों के कारण जो तीव्रता आएगी वो तो क्या आएगी, कम आएगी, और इनके कारण जो तीव्रता आएगी वो अधिक आएगी। अब इन दोनों के कारण जो तीव्रता आई थी वो क्या थी, E1, और इन दोनों के कारण जो तीव्रता आई थी वो E2। तो यहाँ पर E1 का मान क्या होगा, अधिक होगा, और E2 का मान कम होगा, क्योंकि जहाँ पर दूरी कम होगी तो E का मान अधिक होगा। क्लियर? तो E1 का मान क्या होगा, अधिक होगा, और E2 का कम। तो परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे, अधिक में से कम को घटा के, और परिणामी की जो डायरेक्शन आएगी वो अधिक की तरफ आती है। क्लियर? तो कहेंगे इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर, इसको E बराबर लिख दे रहा हूँ, कैसे निकालेंगे, अधिक में से
कम को घटा के, ठीक है। या लिख देना चाहो तो कि E1 का जो मान है वो E2 से अधिक है। अब ये जो परिणामी E आएगा वो किधर कार्य करेगा, अधिक की तरफ। अधिक की तरफ मतलब ये E1 की तरफ कार्य करेगा। E1 यानी इधर में, समझ गए ना। परिणामी की डायरेक्शन अधिक की तरफ रहती है, तो E की डायरेक्शन किधर होगी, अधिक की तरफ। ठीक, इसको हम बाद में बताएंगे कि इसके बारे में कब लिखना है, क्या लिखना है। मान रख दें E1 और E2 के। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, E बराबर, इसकी वैल्यू रख रहा हूँ E1 की 4πε0 के Q बटे R-A का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू 1/4πε0 के Q बटे R+A का होल स्क्वायर। देखिए दोनों में से कुछ एलसीएम कुछ कॉमन आ जाएगा। जो कॉमन आ रहा है मैं उसको बाहर निकाल दे रहा हूँ। तो 1/4πε0 कॉमन आ गया, के भी कॉमन आ जाएगा, क्यू भी कॉमन आ जाएगा। जो बचा है उसको लिख दे रहा हूँ। तो क्या बचेगा, R-A का होल स्क्वायर और माइनस R+A का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम और सॉल्व करेंगे। E बराबर ये जैसे का जैसा, ये भी जैसे का। यहाँ पर देखिए हम एलसीएम ले लें तो ये दोनों ब्रैकेट एलसीएम आ जाएंगे। तो R-A का होल स्क्वायर और R+A का होल स्क्वायर, इसका इधर गुणा हो जाएगा और इसका, तो R+A का होल स्क्वायर और माइनस R-A का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जैसे का जैसा 4πε0 के और Q भी जैसे का है। समझना थोड़ा सा। देखिए जे R-A का होल स्क्वायर और जे R+A का होल स्क्वायर, इसको हम क्या करते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। जो होल स्क्वायर है वो मैंने इकट्ठा लगा दिया दोनों के ऊपर। ठीक, अब इसको हम खोल दे रहे हैं ऊपर। ये तो A+B का होल स्क्वायर है, तो ये खुल जाएगा A² + B² + 2AB। ये A-B का होल स्क्वायर है, तो ये भी खुल जाएगा A-B के फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा, A² A-B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² - 2AB। क्लियर। तो मैं इसको खोल दूं। देखिए पहले इसको खोल रहा हूं। तो A² यानी कि R², B² यानी कि A² और +2AB। क्लियर। माइनस, देखिए इसको मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ यहाँ। अब इसको खोलेंगे, लेकिन जो माइनस माइनस का अंदर गुणा है इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसको खोलेंगे तो देखिए A² यानी कि R², B² यानी कि A² और -2AB। ये ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट भी बंद। समझ गए ना। यहाँ पर जो माइनस था इसलिए हमने ये ब्रैकेट लगाया। अब इस माइनस का पूरे में अंदर गुणा कर देंगे। क्लियर, तो ये ब्रैकेट भी खुल जाएगा। चलिए E बराबर 1/4πε0 के और Q भी जैसे का है। देखिए नीचे समझ लो इसको, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। A - B और A+B क्या होता था, A² - के B²। तो A² - B² यानी R² - A²। और ये जो होल स्क्वायर है ये जैसे का जैसा, ये तो इतने ब्रैकेट के अंदर का फॉर्मूला बनाएगा। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक जैसे का जैसा R² + A² + के 2RA। माइनस का अंदर गुणा करूँगा तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। तो -R² -A² और +2RA। ठीक है, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, R² से R² और A² से A²। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर। E बराबर कितना बचेगा, 1/4πε0 के Q। ऊपर देखिए 2RA और 2RA 4RA और नीचे जैसे का जैसा R² - A² का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए E बराबर ये जैसे का जैसा, ये Q जैसे का जैसा, जिसके गुणा में इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ
2a इंटू 2r जी, इसको 4r को, और बटे जे जैसे का जैसा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, समझ गए ना। 4r को मैंने लिख दिया 2a इंटू 2r, कोई दिक्कत है? ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो फॉर्मूला मैंने कल आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, P बराबर होता है Q इंटू 2a। तो Q इंटू 2a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह P लिख सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा जी, E बराबर 1/4πε0K, इसकी जगह P लिख दिया, तो P इंटू 2r बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर 1/4πε0K 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारी क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। मात्रक मैंने कल ही आपको बताया था कि न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है तीव्रता का। ठीक है, चाहो तो इसको समीकरण नंबर 4 मान लेना, 4 नहीं 3 नंबर, समीकरण नंबर 3 मान लेना। ठीक है, तो वैसे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगी, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। यदि ऐसा है तो देखिए, यदि ए का मान बहुत छोटा है आर से, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो आर की तुलना में बहुत छोटी है, मतलब द्विध्रुव की जो आधी लंबाई है, विद्युत द्विध्रुव की जो आधी लंबाई थी वो कितनी थी, स्मॉल ए, इस दूरी की तुलना में क्या है, बहुत कम है। और वैसे भी मैंने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, डेफिनेशन लिखवाई थी कि जब दो समान तथा सजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित होती हैं, तो विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो अल्प होती है, और उसकी आधी दूरी तो और भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यदि ए का मान बहुत छोटा है आर से, तो ए की उच्च घातों की उपेक्षा करने पर यानी इनको क्या कर दें, इसकी उच्च घातों को हम छोड़ दें। क्लियर? ए की उच्च घातों को निगलेक्ट कर दें, तब क्या हो जाएगा, इस समीकरण से, तब समीकरण 3 से क्या बन जाएगा, E बराबर 1/4πε0K 2PR बटे, देखिए ए स्क्वायर का जो मान है वो लगभग 0 हो जाएगा, उच्च घात मतलब 1 से बड़ी घात, तो इसका मान लगभग 0 हो जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर की घात 2, मतलब ऐसा बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू लगभग ए स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? जब ए स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ऐसा बचेगा। देखिए नई लाइन से इसको हम समझेंगे तो नीचे आर की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर? तो जे आ जाएगा 4πε0K 2PR बटे आर की घात 4। अब देखिए एक घात से इसकी एक घात क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी बचेगी नीचे घात, 3 घात बचेगी। तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, तब E बराबर 1/4πε0K 2P बटे RQ। ठीक है, तो ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। जिस इसको समीकरण नंबर 4 मान लेना, मात्रक में लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, न्यूटन प्रति कूलम, ये समीकरण नंबर 4। तो यही हमारी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। अब इसमें एक चीज़ और बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि, और सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा बताना भी आवश्यक होता है। तो इस कैपिटल ई का परिमाण तो हमने ज्ञात कर दिया, अब इसकी दिशा किधर होगी, ये लिखिए मैंने, इसकी जो दिशा है वो अधिक की तरफ होगी, यानी कि E1 की तरफ होगी, मतलब ऐसे होगी इसकी डायरेक्शन। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, इधर में यहाँ पर हमारा कौन सा आवेश था, -Q, और इधर ये +Q है, तो इसकी दिशा को बोलेंगे हम -Q से +Q की ओर।
ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, अक्ष के अनुदिश, जे इसकी अक्ष है, अक्ष के अनुदिश -q से +q की ओर। तो नीचे लिख देंगे इसकी दिशा, ये बहुत जरूरी है, इसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश -q आवेश से +q आवेश की ओर होगी, की ओर होगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये बात भी पूछ ली जाती है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के कैसे होती है। तो देखिए, यदि इसको पूरे को हम नियतांक मान लें तो हमारा जे रिजल्ट आ जाता है ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r3। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? तो कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो इस बात को भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन लगभग समाप्त होता है। यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।